हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट, बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। और उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से संबंधित चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, ठीक है, जितने भी संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, बन सकते थे, मैंने कोशिश की है कि आज की इस वीडियो में आपको दे पाऊँ। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों में, जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने, चलिए। प्रश्न है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? चलिए, ऑप्शन है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। यह प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने कोशिश यही की है कि मैं ऐसा आपके लिए कंटेंट दे पाऊँ यहाँ पर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। चलिए, तो कमेंट कर दीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा इसका। कमेंट जरूर करते रहिएगा। जैसे ही आपके सामने प्रश्न आता है तो कोशिश करें आपके कमेंट करें, आंसर बताइएगा इसका। चलिए, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन सी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। चलिए, अब यहां पर जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूं, कोशिश आपको यही करना है कि जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वो आप नोट कर लें। देखिए, ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए, थोड़ा सा मैप की ओर बढ़ते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, मैप में क्या है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं यहां पर। चलिए, तो देखिए, गंगा नदी, जो आपको ये थोड़ा सा ये लाइन दिख रही होगी, चलिए मैं मार्क कर देता हूं यहां पर, ये, ठीक है, ये है आपकी गंगा नदी। और जो सबसे ऊपरी जिला है यह है उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला। जैसे ही उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है नदी, तो किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से होकर प्रवेश करती है। याद रखना है आपको, किस जिले से? बिजनौर, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ती है तो याद रखना है, दूसरा प्रश्न आपका यहां पर बनना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न बनता है कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा से मिलती है? याद रखिएगा। तो आपकी जो दूसरी नदी आई है, जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से निकलती है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में? कन्नौज, याद रखिएगा। कोई बात नहीं। देखिए बेटा, थोड़ा सा यहां पर प्रॉब्लम है, मैप में क्या है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कोशिश तो की है कि आपको मैप के थ्रू समझाऊं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि जितने अच्छे तरीके से आप समझ जाएं। चलिए, तो कन्नौज, ये है आपका कन्नौज जिला। तो प्रश्न यहां से बनता है कि जो रामगंगा नदी है वो गंगा में किस जिले में मिलती है? तो कन्नौज जिले में मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर के यमुना और गंगा दोनों नदियों का संगम होता है प्रयागराज में, ठीक है। चलिए, तो देखिए, जो यमुना की बात करते हैं तो आपको ये लाइन दिख रही होगी यहां पर, जो ये लाइन है ये है यमुना। यमुना आगे चलकर प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। यमुना की सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियां, देखिए मैप में तो स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं। एक चंबल है, जो चंबल नदी है ये इटावा, ठीक है, इटावा में चंबल नदी किससे मिलती है? यमुना नदी से मिलती है, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न बनता है उत्तर प्रदेश में नदियों से संबंधित, ठीक है, दूसरा बनता है कि आपकी जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी, ये बेतवा नदी कहां पर मिलती है यमुना में? तो बेतवा नदी मिलती है बेटा हमीरपुर में मिलती है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, देखिए, आपके 3 पॉइंट यहां पर निश्चित हो गए जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चौथा प्रश्न जो गंगा से बनता है, उत्तर प्रदेश के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में, गंगा नदी बिहार में किस जिले से होकर प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा, बिहार का बक्सर जिला, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखना है। पांचवा यहां पर प्रश्न जो बनता है कि जो आपकी गोमती नदी है, जो पीलीभीत से निकलती है, गोमती नदी, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, गोमती नदी, ठीक है। जो गोमती नदी है वो गंगा में किस जिले में मिलती है? तो याद रखना है आपको, गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर।
इतने प्रश्न मैंने जो आपको यहां पर 5 पॉइंट बताए हैं, ये बिल्कुल याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। नदियों से संबंधित प्रश्न बनता है तो देखिए यही ज्यादातर प्रश्न यही पूछे जाते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप नोट जरूर कर लें। चलिए, जितने भी यहां पर देखें, मुझे लगा कि यहां पर प्रश्न बन सकते हैं, यहां से बन सकते हैं। चलिए, एक और मुझे याद आ गया। चलिए, जो यदि आपसे पूछता है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा यमुना नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है, ठीक है। और प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में इसका संगम हो जाता है किसके साथ में? गंगा नदी के साथ में, ठीक है। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए शेर है, हाथी है, मछली है और गाय है। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। अब यहां से देखिए कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? कब स्वीकृत किया गया, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, कब स्वीकृत किया गया? तो याद रखिएगा 1938 में, ठीक है। 1938 में जो राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश के द्वारा, ये राजकीय चिन्ह है जो आपका उत्तर प्रदेश सरकार का, कब स्वीकृत किया गया? 1938 में किया गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न, राजकीय चिन्ह में देखिए क्या क्या होता है। पहले तो याद रखना है, एक व्रत होता है। क्या होता है? व्रत होता है। व्रत के जानते हैं ना, ये गोल गोल, ठीक है, व्रत होता है। दूसरा जो प्रश्न बनता है, एक तीर और धनुष, ठीक है, एक तीर और क्या है? धनुष होता है। जोड़े में होती हैं मछलियां, ठीक है, जोड़े में क्या होती हैं? मछलियां होती हैं। और ये जो लाइन है, ठीक है, इसके बारे में भी बताऊंगा कि प्रश्न कैसा बनता है आपके एग्जाम में। चलिए, तो जो एक तीर और धनुष है, जो धनुष और तीर है, पूछा जाता है किसका प्रतीक माना जाता है? तो जो तीर धनुष है इसको मानते हैं हिंदू शासन का प्रतीक, ठीक है, हिंदू शासन का प्रतीक माना जाता है तीर और धनुष को। भगवान श्री राम के जो तीर और धनुष था उसका प्रतीक माना जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं ये मछलियों के बारे में। पूछा जाता है प्रश्न कि जो मछलियां दी गई हैं राज्य चिन्ह में, ये किसका प्रतीक है? तो देखिए, अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक है, ठीक है। अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक कौन है? ये जो आपकी जोड़े में मछलियां दी गई हैं राजकीय चिन्ह में, ये अवध में जो मुस्लिम शासन हुआ है उसका प्रतीक है। और तीर और धनुष हिंदू शासन का प्रतीक है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। और जो तरंग लाइन आपको जो दिख रही है, ठीक है, ये काली काली, ये मोटी रेखा जो दिख रही है, ये है आपका गंगा और यमुना के संगम का प्रतीक है, ठीक है। गंगा और यमुना नदियों के बहाव का प्रतीक है, संगम का प्रतीक बोल सकते हैं। तो देखिए कितने प्रश्न यहां पर मैंने बताए हैं, कम से कम 5 से 6 ऐसे पॉइंट आपको बताए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद में देखिए राजकीय चिन्ह आपका बता दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद यदि आपसे पूछता है कि राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प है पलाश, ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। आपने देखे होंगे कि आप यदि गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर सुंदर सुंदर मौसमी की तरह, मौसमी होता है ना, देखा ना, संतरे की तरह वो कलियां वाला फूल होता है, उसको बोलते हैं पलाश या टेंसू के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो राजकीय वृक्ष है अशोक, ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। राजकीय पशु की बात करते हैं तो राजकीय पशु क्या है? तो आप कहेंगे सर कि राजकीय पशु है बारहसिंगा, ठीक है, बारहसिंगा। ये थे कुछ यहां से पॉइंट जो आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए, तो कमेंट जरूर करें आप, ठीक है, कमेंट करते रहिएगा, भले ही गलत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेंट करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, प्रश्न करने की स्पीड बढ़ेगी। याद रखिएगा, परीक्षा में आपके पास में समय काफी कम होता है, ठीक है, कम तो नहीं होता, वो उपयुक्त जितना आपके एग्जाम में प्रश्न है उसके हिसाब से ही होता है। लेकिन जब हम तैयार नहीं होते एग्जाम के लिए उतना, तो वही समय हमें क्या है? कम पड़ने लगता है बेटा। अच्छी तैयारी नहीं होती है जब, तो वही समय हमें कम पड़ता है। तो कोशिश करें कि प्रश्न को अटेंड करें, ठीक है, प्रश्न को पढ़िएगा और
कोशिश करें कि इसके जवाब देने की। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है? बताइएगा। वाराणसी में है, मोदी नगर, इलाहाबाद या झांसी में? चलिए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी के साथ में हमारा राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, वाराणसी। वाराणसी की बात करते हैं तो देखिए, पूछा जाता है आपसे कि डीजल, ठीक है, डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहां पर है? डीजल इंजन कारखाना, ठीक है, डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहां पर है? वाराणसी में है, वाराणसी के मडुआडीह में। ठीक है, चलिए, मोदी नगर। मोदी नगर में क्या है? कृत्रिम रबर फैक्ट्री। कृत्रिम रबर फैक्ट्री, ठीक है, कहां पर है? मोदी नगर में, याद रखिएगा। इलाहाबाद में देखिए, इसके बाद याद रखना है आपको, अकबर का किला भी है इलाहाबाद में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट बन सकते हैं एक जगह से। झांसी, तो झांसी में क्या है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहां पर है पूछा जाता है, तो आप कहेंगे सर झांसी में है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, गाजीपुर को याद रखना है। गाजीपुर में क्या है? गाजीपुर में है बेटा अफीम फैक्ट्री। अफीम फैक्ट्री। तो देखिए, वाराणसी में क्या है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डीजल इंजन कारखाना। मोदी नगर में क्या है? कृत्रिम रबर फैक्ट्री। इलाहाबाद में है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, जो आपका सही आंसर है। और झांसी में है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है। इतने पॉइंट यहां से आपको याद रखना है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, कमेंट कर दीजिएगा आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। खेरिया हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में है, अयोध्या, लखनऊ और नोएडा में। बताइएगा, खेरिया हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खेरिया हवाई अड्डा कहां पर है? पेठा नगरी। ठीक है, कहां पर है? पेठा नगरी। पेठा नगरी किसको बोलते हैं? आगरा को बोलते हैं। आगरा का उपनाम है पेठा नगरी, यहां का पेठा प्रचलित है। ठीक है, चलिए, अयोध्या में, अयोध्या में कौन सा हवाई अड्डा है? बताइएगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा। मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा है कहां पर? अयोध्या में, हाल ही में बना है। ठीक है, लखनऊ में, लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, लखनऊ के अमौसी में कौन सा हवाई अड्डा है? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह कैसा है? एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको भी आप याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है लखनऊ अमौसी में। ठीक है, नोएडा में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोएडा का जो है वो इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? नोएडा में। ये राज्य का कैसा? पहला निजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, कौन सा? जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा में है। ठीक है, इसका निर्माण ज्यूरिख एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड की तर्ज पर किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, काशी की बहन के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए। कन्नौज को, गाजीपुर को, जौनपुर और सोनभद्र को। काशी की बहन, बताइएगा, काशी की बहन के उपनाम किसका है? बताइए। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा, गाजीपुर को। गाजीपुर को अभी मैंने, ठीक है, गाजीपुर को क्या बोलते हैं? काशी की बहन। ठीक है, गाजीपुर को मैंने अभी क्या बताया था? अफीम फैक्ट्री है। ठीक है, कन्नौज, कन्नौज को बोलते हैं इत्र शहर। ठीक है, इत्र नगरी, या फिर बोलते हैं खुशबुओं का शहर। ठीक है, किसको बोला जाता है? कन्नौज को। जौनपुर, जौनपुर को क्या बोलते हैं? बताइए। जौनपुर को का उपनाम है सिराज ए हिंद। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि सिराज ए हिंद किस जिले को कहा जाता है? सिराज ए हिंद। ठीक है, जो जौनपुर शहर है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। इसको भी आपको याद रखना है, यह प्रश्न मैं बता चुका हूं अभी। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखे हो तो जो आपका जौनपुर शहर है और फिरोजाबाद, जिसको हम चूड़ी नगरी के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, फिरोजाबाद चूड़ी नगरी के नाम से हम जानते हैं। तो फिरोजाबाद हो गया और सोनपुर, दोनों को किसके द्वारा बनवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, सोनभद्र को क्या बोलते हैं?
सोनभद्र का उपनाम है सोनांचल। क्या है? सोनांचल। ठीक है। इसके अलावा देखिए और भी कुछ यहां पर महत्वपूर्ण नाम है जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। चलिए जान लेते हैं। पूछा जाता है ताला नगरी किसको बोलते हैं? ताला नगरी, तो ताला नगरी बोला जाता है अलीगढ़ को। ठीक है। यहां के ताले प्रसिद्ध हैं, अलीगढ़। ठीक है। प्रतापगढ़ को बोला जाता है आंवला नगरी, आंवला नगरी। ठीक है। इसके अलावा देखिए पीतल नगरी, पूछा जाता है कि पीतल नगरी किसको बोला जाता है? तो पीतल नगरी बोला जाता है मुरादाबाद। मुरादाबाद के जो पीतल के बर्तन हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए मुरादाबाद को पीतल नगरी बोला जाता है। पूछा जाता है कि सुहाग नगरी किसको बोला जाता है? सुहाग नगरी, सुहाग नगरी बोला जाता है फिरोजाबाद को। ठीक है। फिरोजाबाद की मैंने बताया था ना कि कांच का उद्योग है, चूड़ी बनाने का काम, इसलिए सुहाग नगरी भी बोलते हैं। सुहाग का प्रतीक होता है ना, आपने जो देखा होगा लेडीज को चूड़ियां पहने हुए, तो सुहाग का प्रतीक किसको माना जाता है? चूड़ियों को। तो इसलिए सुहाग नगरी बोला जाता है फिरोजाबाद को। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सुरमा नगरी, तो सुरमा नगरी बोलते हैं बेटा बरेली को। ठीक है। इसके अलावा देखिए बांस, बांस बरेली के नाम से भी जानते हैं हम। तो दो नाम है यहां पर बरेली की, एक तो सुरमा नगरी भी है और बांस बरेली। इतने यदि आपने याद रख लिए तो यहां से बेटा प्रश्न आपका बाहर नहीं होगा। ठीक है। भले ही आपके सामने देखिए एक प्रश्न है, लेकिन कोशिश मेरे द्वारा यही की जा रही है कि आपको एक के साथ में कम से कम 10 प्रश्न कंप्लीट करवाऊं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कह रहा कि किस देश की सहायता से वर्ष 1968 में हरदुआगंज में एक नवीन ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? चलिए कमेंट करिए, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए तो इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 1942 में सोवियत संघ रूस की मदद से, किसके? सोवियत संघ रूस की मदद से। ठीक है। सोवियत संघ रूस की मदद से हरदुआगंज अलीगढ़ में, कहां पर की गई थी? अलीगढ़ के हरदुआगंज में। ठीक है, याद रखिएगा इसको, अलीगढ़ के हरदुआगंज में की गई थी। और 1968 में क्या हुआ था? 1968 में यह बनकर तैयार हो गया था। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि किसकी सहायता से इसकी स्थापना की गई थी? सोवियत संघ रूस की मदद से। चलिए अब देखिए यहां पर और कौन कौन से यहां पर परियोजना है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए तो नोट करिएगा, यहां पर पहला जो आपका यहां पर ऑप्शन पॉइंट रहेगा, एक तो आपको याद रखना है ओबरा। पूछा जाता है कि ओबरा जल विद्युत परियोजना कहां पर है और किस नदी पर है? ठीक है। तो जो ओबरा जल विद्युत परियोजना है यह है रिहंद नदी पर है। याद रखिएगा, किस नदी पर है? रिहंद नदी पर, मिर्जापुर में। ठीक है, ओबरा मिर्जापुर में है, ओबरा मिर्जापुर में है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा जो आपको याद रखना है, पूछता है कि सिंगरौली सुपर ताप विस्तार परियोजना किस जिले में है? ठीक है, पूछता है कि कहां पर है, तो याद रखना है सिंगरौली सुपर ताप विस्तार योजना कहां पर है? सिंगरौली में है। यह भी आप याद रखिएगा। जो सिंगरौली है वो कोयला के खनन के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर कोयला निकाला जाता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। तीसरा जो आपको याद रखना है, शारदा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, पूछा जाता है कि शारदा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो शारदा जल विद्युत परियोजना है शारदा नदी पर। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। कहां पर है? तो पीलीभीत जिला में है। ठीक है, पीलीभीत जिला में। ये आपके 3 पॉइंट यहां पर निश्चित हुए। इसके बाद जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नरौरा, ठीक है, नरौरा, ठीक है, नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना किस शहर में है? उत्तर प्रदेश में किस शहर में है? तो याद रखिएगा बुलंदशहर में। ठीक है, बुलंदशहर में। ये कुछ यहां से पॉइंट थे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए और भी एक दो हैं, जैसे माता टीला परियोजना है, पारीछा बांध परियोजना है, तो ये आपकी झांसी जिले में है। और किस नदी पर है यदि पूछा जाता है तो बेतवा नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रथम हिंदी दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन उत्तर प्रदेश में कहां पर शुरू हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है सारनाथ वाराणसी, कालाकौंक और प्रतापगढ़ इज्जतनगर बरेली, और डी ऑप्शन कह रहा है कि शामली मुजफ्फरनगर। चलिए कमेंट करिए, सही आंसर बताइएगा इसका। तो हिंदी हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदी दैनिक हिंदुस्तान, संपादन की बात करते हैं, इसकी संपादन, तो इसका संपादन 1887 में, ठीक है, 1887 में
मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, जिनको हम क्या बोलते हैं, महामना भी बोलते हैं, महामना। ठीक है, ये उपनाम पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। कब किया गया था? 1887 में महामना के द्वारा किया गया था। लेकिन हमसे पूछा है कि हिंदुस्तान जो आपका पत्र है, इसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश में कहां पर शुरू हुआ था, प्रकाशन पूछा है। ठीक है, तो इसका प्रकाशन हिंदुस्तान मीडिया बेच पेंशन लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, और इसका प्रकाशन कहां पर हुआ था? कोला कंकर प्रतापगढ़ से। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी से देखिए बनारस अखबार, बनारसी से किसका संपादन होता था? बनारस अखबार का। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम के मध्य कुल कितनी लंबाई है? ऑप्शन ए है 100 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और 650 किलोमीटर। चलिए इसके समझने के लिए आप कमेंट कीजिए, तब तक मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैप के थ्रू आपको समझाता हूँ। स्पष्ट नहीं है मैप, फिर भी कोशिश करेंगे समझने का आप लोग। चलिए, तो हमको जानना है यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की कितनी लंबाई है और उत्तर से दक्षिण की कुल कितनी लंबाई है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम पूछा है हमसे, तो पूर्व से पश्चिम कितनी है? पूर्व से पश्चिम है 650 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 650 किलोमीटर। यह है आपका यहां पर शामली, शामली है। ठीक है, और यहां पर है सबसे लास्ट का जो जिला है वो है बलिया, बलिया। ठीक है, और जो सबसे दक्षिणी दिशा में जो आपका उत्तर प्रदेश का जिला है वो है सोनभद्र, सोनभद्र। ठीक है, ये है यहां पर, और जो सबसे उत्तरी है वो है सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर। तो देखिए जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 650 किलोमीटर, और जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ये कितनी है? 240 किलोमीटर। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे कैसे आपके एग्जाम में टपक सकते हैं, इसको भी आपको समझना है। यहां पर प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आप कहेंगे सर शामली है। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है बेटा। ठीक है, सबसे पश्चिमी पूछ सकता है तो बलिया है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो आप कहेंगे सर सोनभद्र। ठीक है, इसके अलावा देखिए कौन कौन से प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। भारत की क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो कितना है? 2,40,928 किलोमीटर, 2,40,928 किलोमीटर है। तो यहां से जो प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितना प्रतिशत है, प्रश्न ये बनता है एग्जाम में। तो आप कहेंगे सर कितना है? 7.33% है। ये आपको याद रखना है परसेंटेज। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले आंसर जान लेते हैं इसका। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी के साथ में सही आंसर चला जाएगा। जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है उत्तर प्रदेश की वो कुल कितनी है? 650 किलोमीटर है, और जो उत्तर से दक्षिण की बताई थी मैंने वो कितनी थी? 240 किलोमीटर थी। चलिए चलिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, संभवनाथ और पद्मनाथ। चलिए कमेंट करिए। तो देखिए डी, पद्मनाथ का जन्म कहां पर हुआ था? पद्मनाथ का जन्म हुआ था कौशाम्बी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में हुआ था किसका? पद्मनाथ का जन्म। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है ये कौन से तीर्थंकर थे? तो छठवें तीर्थंकर थे। ठीक है, पूछा जाता है प्रश्न। देखिए कैसे पूछ सकता है, घुमा फिराकर प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जैन धर्म के छठवें तीर्थंकर का जन्म कहां पर हुआ था। तो पहले तो मालूम होना चाहिए, यह भी तो मालूम होना चाहिए कि कहां के हैं कि नहीं है और कौन है। तो छठवें तीर्थंकर हुए पद्मनाथ स्वामी। ठीक है, इनका जन्म कहां पर हुआ? कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में हुआ। संभवनाथ, संभवनाथ थे तीसरे। ठीक है, तीसरे तीर्थंकर, और इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में। ठीक है, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ हुए 23वें तीर्थंकर, इनका जन्म हुआ काशी में, जिसको हम बनारस भी बोलते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी अंतिम और 24वें तीर्थंकर हुए। इनका जन्म कहां पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, लेकिन जो देखिए जो कुंडग्राम वैशाली है
ये वर्तमान में बिहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है प्रश्न में कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, तो महावीर स्वामी का कहां पर हुआ? जो कुंडग्राम वैशाली है वो वर्तमान में बिहार के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ए के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए कौन कौन से यहां पर पॉइंट महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनता है एग्जाम में कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभदेव। ठीक है, पहले तीर्थंकर थे, इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की है। ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो महत्वपूर्ण यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी किस वंश के थे? ठीक है, किस वंश से संबंधित थे? तो आप कहेंगे सर इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, जितने भी तीर्थंकर हुए जैन धर्म के सभी इक्ष्वाकु वंश से थे। जो राम जी थे, ठीक है, इनके वंशज हुए राम जी। ठीक है, भगवान राम इनके वंशज थे, क्योंकि देखिए श्री राम भी इक्ष्वाकु वंश के थे, ये भी आपको याद रखना है। तो ऋषभदेव अयोध्या में जन्मे, और देखिए जो अयोध्या है इसको जैन धर्म की प्रधान नगरी के रूप में भी हम जानते हैं, क्योंकि देखिए जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का जन्म कहां पर हुआ है? अयोध्या में हुआ है। इसको आपको याद रखना है। पूछा जाएगा आपसे प्रश्न एग्जाम में कि जैन धर्म की प्रधान नगरी किसको कहा जाता है? तो प्रधान नगरी अयोध्या को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। चलिए दोस्तों, आपको यदि सभी प्रश्न यहां पर समझ में आ रहे हैं और बढ़िया लग रहा हो, आपको पढ़ाई में मजा आ रहा हो, समझ में आ रही हो चीजें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश राज्य के किस भाग में मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है? बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है कि तराई वाले भाग प्रदेश में, गंगा के मैदानी प्रदेश में, दक्षिण के पठारी प्रदेश में, और इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में मृदा यहां पर भौतिक विभाजन जो किया गया है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका है भावर, जिसको हम भावर या फिर तराई वाला प्रदेश बोलते हैं। दूसरा है जिसको हम मध्य भाग बोलते हैं, मध्य मैदानी क्षेत्र, या फिर गंगा का मैदानी क्षेत्र बोलते हैं, ये आपका दूसरा हो गया। और जो तीसरा है वो है दक्षिण का पठारी प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कितने 3 भौतिक विभाजन करते हैं हम, इसको 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें से पहला है तराई वाला प्रदेश, दूसरा है मध्य का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो देखिए भावर क्षेत्र और जो तराई क्षेत्र है, चलिए इसको थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। जो भावर क्षेत्र है इसमें क्या है, आपको कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी मिलती है ज्यादातर। ठीक है, और क्या मिलेंगे? जो भी नदियों के द्वारा जो कचरा लाया जाता है, जो भी अवसाद लाया जाता है, अवसाद वाली मिट्टी यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर जो फसल है, फसली पौधे उगने के लिए जमीन उपजाऊ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रो कर पाते हैं वो केवल बड़े वृक्ष ही कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसी जो भावर क्षेत्र है वहां पर मिलती है ककरीली पथरीली मिट्टी। ठीक है, जो आपका तराई वाला क्षेत्र है यहां पर कैसी मिट्टी मिलती है? यहां पर मिलती है दलदली कीचड़ युक्त मिट्टी मिलती है, पर देखिए उपजाऊ होती है ये मिट्टी। और जो कीचड़ युक्त जो दलदली मिट्टी है, यहां पर जो सबसे अच्छी फसल होती है वो किसकी होती है? गन्ने और धान की। देखिए जो धान है इसकी फसल के लिए सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और जो गन्ना है इसके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है ज्यादा। ठीक है, लेकिन देखिए जो धान है ये तो इतना ज्यादा इसको पानी लगता है कि इसमें पानी भरा रहता है उसमें। तो ऐसी मिट्टी जो अपने में ज्यादातर नमी बनाए रखती हो उसी में होगा ना। तो जो तराई वाला क्षेत्र है यहां पर जो मिट्टी है वो कौन सी है? एक तो जो दलदल वाली है, कीचड़ युक्त है। ठीक है, इसके बाद देखिए आता है अपना मध्य का, जो मध्य प्रदेश है, जो मतलब उत्तर का जो मध्य मैदानी क्षेत्र है उसको बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर जो मिट्टी मिलती है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो है खादर और दूसरी है बांगर। ठीक है, बांगर। जो बांगर है इसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि पुरानी जलोढ़ किस मिट्टी को बोला जाता है? पुरानी जलोढ़ बोलते हैं हम, लिख लीजिएगा, पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी को बोलते हैं। और नवीन जलोढ़ जो मृदा है, नई जलोढ़ है, उसको क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। जो खादर है बेटा ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पैदावार की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा अच्छी पैदावार होती है फसलों की वो कहां पर होती है? जो मध्य मैदानी क्षेत्र है वहां पर होती है। ठीक है, अब मैदानी जो मध्य मैदानी क्षेत्र है यहां पर देखिए एक तो आपकी जलोढ़ मृदा हो गई, मरस्थली मृदा हो गई, और काली जिसको हम कपासी मृदा भी बोलते हैं। ये मिट्टी कहां पर पाई जाती है?
जो मध्य का मैदानी क्षेत्र है। जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है यहाँ पर मिलती है लाल मृदा हो गई, ठीक है, इसके साथ साथ काली मृदा भी हो गई, ठीक है, और अपनी भाषा में बोलते हैं राकड़ मृदा भी बोलते हैं हम, ठीक है, माड़ मृदा भी बोलते हैं। तो वो कहाँ पर मिलती है? दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र, जैसे महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया आपका, ठीक है, बांदा क्षेत्र हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बनता है मिट्टी से संबंधित आपके एग्जाम में। प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा मृदा मिलती है वो है जलोढ़ मृदा, ठीक है। जो जलोढ़ मृदा है बेटा, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, सबसे अच्छी फसल इसी मृदा में होती है। तो ऑप्शन यहां पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, माता टीला बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कर्मनाशा पर है, बेतवा पर है, रामगंगा पर है, और कह रहा है कि हाँ बेतवा, यहाँ पर डबल ऑप्शन हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर बी और डी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में बेतवा है, ठीक है। तो जो माता टीला बांध है वो किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। इसके अलावा देखिए आपको याद रखना है सुकमा डुगमा, एक मिनट, ठीक है। माता टीला बांध किस पर है? बेतवा नदी पर है। इस पर जो बांध है, एक तो माता टीला बांध हो गया, दूसरा है बांध पारीछा बांध, ठीक है। पारीछा परियोजना मैंने बताया था ना आपको, जो पिछला हम कर चुके हैं प्रश्न, उसमें बताया था कि पारीछा परियोजना और माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर, ठीक है। इसके अलावा देखिए सुकमा डुगमा बांध भी किस पर है? बेतवा नदी पर है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खनिज मिर्जापुर जनपद में नहीं मिलता है? ऑप्शन ए एस्बेस्टस और एंडालुसाइड, यहां पर लुसाइड है, ठीक है, लुसाइड, पायराइट्स और यूरेनियम। बताइए तो कौन सा कह रहा है कि मिर्जापुर जिले में नहीं मिलता है, कौन सा खनिज है? तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। यूरेनियम की बात करते हैं तो देखिए यूरेनियम उत्तर प्रदेश में केवल एक ही जिला में मिलता है, और वो है ललितपुर, ठीक है, याद रखना है आपको इसको, ललितपुर में यूरेनियम कहां पर मिलता है? ललितपुर में, ठीक है। इसके अलावा देखिए ललितपुर में कौन कौन से खनिज मिलते हैं? एक तो बॉक्साइड हो गया, बॉक्साइड भी मिलता है, ठीक है, एस्बेस्टास हो गया, एंडालुसाइड हो गया, और पायराइट्स, ये खनिज कहां पर मिलते हैं? मिर्जापुर में। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए संगमरमर, संगमरमर भी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए बलुआ पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, ठीक है, दोनों पत्थर ये कहां पर मिलते हैं? मिर्जापुर में मिलते हैं। हीरा की बात करते हैं तो हीरा दो जगह मिलता है, एक तो आपका मिर्जापुर हो गया और बांदा हो गया। सोने की बात करें कि उत्तर प्रदेश के किस जिला में सोना मिलता है? तो सोना मिलता है सोनभद्र में सबसे ज्यादा, ठीक है, सोनभद्र हो गया और बांदा का जो क्षेत्र है, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए। यहां पर पूछा जाता है कि कांच बालू किस जिले में सबसे अच्छी बालू मिलती है? ठीक है, कांच बालू है फेमस कहां की? प्रयागराज की, प्रयागराज। और दूसरा जिला जो आपको याद रखना है वो है चित्रकूट जिला। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, खेल के सामान उत्तर प्रदेश राज्य के किन स्थानों पर बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ और बस्ती और गोंडा। चलिए, तो खेल के सामान उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मिलते हैं? वो है आपका मेरठ और आगरा। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। बताइए, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, तो आपको दो मुख्यालय याद रखने हैं जो जहां से प्रश्न बनता है एग्जाम में, ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछा जाता है, तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर, ठीक है। और जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, ठीक है, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है प्रयागराज, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। तीसरा जो प्रश्न याद रखना है, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म किस जिले में है? तो वो है गोरखपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहां पर है? गोरखपुर में है। तो ऑप्शन यहां पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि जो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है वो कहां पर है? गोरखपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एडवांस लेवल टेली कम्युनिकेशन ट्रेनिंग सेंटर, जिसको हम ALTTC के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए मेरठ में है, लखनऊ में है, कानपुर में है और गाजियाबाद। बताइए। चलिए तो देखिए ऑप्शन यहां पर डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ऑप्शन ए है तबला से, बांसुरी से, शहनाई से और उपयुक्त सभी। चलिए बताइए, कमेंट करिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शहनाई से था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। चलिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए इनके वास्तविक नाम की बात करते हैं, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? कमरुद्दीन खान। ठीक है, इनका वास्तविक नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो एक शहनाई वादक थे, इनका वास्तविक नाम क्या था? कमरुद्दीन खान। ठीक है, और दूसरा जो यहां से प्रश्न बन सकता है कि इनको भारत रत्न कब दिया गया? याद रखना है 2001 में दिया गया था। ठीक है, चलिए इसके अलावा तबला वादक की बात करते हैं। तो तबला वादक कौन थे? तबला वादक याद रखना है बख्शू खां। कौन थे? बख्शू खां। ठीक है, और बख्शू खां ने किस घराने की नींव रखी थी? प्रश्न बनता है बख्शू खां ने किस घराने की नींव रखी थी? लखनऊ घराने की नींव रखी थी, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो देखिए अवध के जो अंतिम नवाब हुए वाजिद अली शाह, इनके संरक्षण में बख्शू खां ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बांसुरी वादक की बात करते हैं, तो बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को आपको याद रखना है। ठीक है, बांसुरी वादक थे। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। पूछ सकता है प्रश्न कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो एक शहनाई वादक थे, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ठीक है, तो आप कहेंगे सर कहां पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। और इनको देखिए पद्म विभूषण से भी नवाजा गया, कब? सन 2000 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बुंदेलखंड में प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है कार्तिक नृत्य, नटवरी, कलाबाजी और चरकुला। तो देखिए बुंदेलखंड से संबंधित प्रचलित लोक नृत्य आपको कौन कौन से याद रखने हैं, समझिएगा। यहां पर कमेंट करिए, जब तक आप कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा सही। तो देखिए एक तो है पाई डंडा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि बुंदेलखंड से प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, तो पाई डंडा लोक नृत्य सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। देखिए प्रश्न बनता है यहां से कि उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य बताइए जो गुजरात का जो डांडिया नृत्य है उसके समान है। ठीक है, डांडिया नृत्य के समान है, तो वो है पाई डंडा। ये कहां पर प्रचलित है? बुंदेलखंड क्षेत्र में है। इसके अलावा जवारा, तीसरा याद रखना है कार्तिक नृत्य। कार्तिक नृत्य, ठीक है, कार्तिक माह में इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, और जो चौथा याद रखना है वो है ढीवर, और पांचवा है धुरिया। ठीक है, इतने आप यहां से याद रखिएगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पाई नृत्य, और एक है इसी प्रकार का राई नृत्य। ठीक है, राई, जो भी बच्चे बुंदेलखंड से होंगे उनको जरूर इस नृत्य के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, राई नृत्य बहुत ज्यादा प्रचलित है। राई हो गया और एक पाई नृत्य। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर चला जाएगा। नटवरी, नटवरी हो गया, और जो दूसरा याद रखना है आपको धोबिया, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। धोबिया नृत्य और नटवरी नृत्य, ये दोनों है पूर्वांचल के नृत्य हैं। ठीक है, पूर्वांचल। ठीक है, कलाबाजी, कलाबाजी हो गया, और जोगनी, जोगनी नृत्य, ये दो नृत्य हैं अवध क्षेत्र के नृत्य। ठीक है, अवध, जो अवध क्षेत्र है वहां पर प्रचलित नृत्य है। चरकुला, चरकुला नृत्य हो गया, और एक जो आपको याद रखना है यहां से वो है मयूर नृत्य। चरकुला और मयूर नृत्य ये दोनों हैं ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर था ऑप्शन ए था। चलिए अब देखिए यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्न पूछा जाता है कि कर्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कर्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है?
तो किसके द्वारा किया जाता है? खैरवाड़ जनजाति के द्वारा। ठीक है, खैरवाड़ जनजाति। खैरवाड़ जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में। ठीक है, चलिए, कर्मनिरत खैरवाड़ जनजाति, सोनभद्र जिला, याद रखिएगा इसको। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी या शुरू की गई थी? ऑप्शन ए कह रहा है वर्ष 2021 में, 2019 में और 2020 में, 1995 में। बताइए। चलिए, तो मुख्यमंत्री, देखिए, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना, यदि देखिए किसी भी किसान की यदि मृत्यु हो जाती है या फिर उसको कोई शारीरिक तौर पर, मान लीजिए हाथ पैर टूट गया, उसको शारीरिक क्षति पहुंचती है, तो इसके लिए या तो उस किसान को या फिर उसके आश्रित परिवार को, मतलब परिवार है, यदि मर गया जैसे, तो उसके परिवार को दिया जाएगा, और यदि उसका हाथ पैर टूट गया है या कुछ भी मतलब एक्सीडेंट हो गया है, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई जिसको हम क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के नाम से जानते हैं। और इस योजना के तहत किसानों को कितनी? 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। यह योजना 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर 2019 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, बड़े ही आराम से समझेंगे बेटा, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा सा लंबा ही होगा ना वीडियो, पर यदि आपके दिमाग तक नहीं जाती ये बातें तो फिर इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा देखिए 2021 में कौन कौन सी योजनाएं चली हैं, तो आपको याद रखना है अभ्युदय कार्यक्रम। अभ्युदय कार्यक्रम, ठीक है, कब चला था? 2021 में। 2020 में जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है युवा उद्यमिता योजना। ठीक है, युवा उद्यमिता योजना, ये नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, उद्यमिता योजना। 1995 मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब चलाई गई थी? तो याद रखिएगा 1995 में। ठीक है, एक और मुझे देखिए याद आ रहा है, 2019 में एक तो आपकी जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है, ये चलाई गई थी 14 सितंबर 2019 को। ठीक है, इसके अलावा 2019 में जो इंपोर्टेंट है वो है कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पंडित बालकृष्ण भट्ट का जन्म उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ था? बताइए। पंडित बालकृष्ण भट्ट का जन्म उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है प्रयागराज में, वाराणसी में, लखनऊ में और आगरा में। तो देखिए, पंडित बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1884 में कहां पर हुआ था? प्रयागराज में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंडित बालकृष्ण भट्ट एक लेखक थे, आपने हिंदी में इनको जरूर सुना होगा, देखा, इनकी रचनाएं भी याद की गई होंगी आपके द्वारा। अब देखिए, हिंदी में भी यहां से प्रश्न बन सकता है, तो भले ही हम उत्तर प्रदेश स्पेशल देख रहे हो लेकिन हिंदी भी आएगी आपके एग्जाम में। तो देखिए कौन कौन सी रचनाएं हैं जो यहां से पूछी जाती हैं और सबसे ज्यादा इनकी रचनाएं फेमस हैं। वो बालकृष्ण भट्ट की सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रचनाएं हैं, ये समझिएगा। पहली जो रचना आपको याद रखना है नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, दूसरी जो याद रखनी है वो है 100 अजान और 100 जान, 100 अजान 100 जान, दोनों उपन्यास हैं। ठीक है, और जो तीसरी याद रखनी है दमयंती स्वयंवर, स्वयंवर। ठीक है, ये 3 रचना याद रखिएगा, दमयंती स्वयंवर, 100 अजान 100 जान और नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए पंडित बालकृष्ण भट्ट हो गए, और जो दूसरा यहां से पूछा जाता है एग्जाम में वो भी हम देख लेते हैं। दूसरे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आमिर खुसरो। ठीक है, आमिर खुसरो, इनका भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, ये यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है। चलिए, तो इनका जन्म हुआ था 1253 में। ठीक है, एटा में, उत्तर प्रदेश के एटा में इनका जन्म हुआ था 1253 में, याद रखिएगा। इनका वास्तविक नाम यदि पूछता है तो वास्तविक नाम था अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। ठीक है, चलिए देखिए जो आमीन खुसरो थे इनके द्वारा देखिए तबला का आविष्कार किया गया, और जो दूसरा है वो है सितार का आविष्कार। तो तबला का जनक और सितार का जनक किसको बोला जाता है? आमिर खुसरो को बोला जाता है। ठीक है,
इनका एक उपनाम भी है, बोला जाता है तूती ए हिंद। तूती ए हिंद। प्रश्न बनता है कि तूती ए हिंद किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर आमिर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बरेली को, मुरादाबाद, मेरठ, कानपुर। चलिए देखिए, बरेली, बरेली को हम जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बांस बरेली। ठीक है, बांस बरेली। ठीक है, मुरादाबाद पीतल नगरी, पीतल के बर्तन फेमस है तो पीतल नगरी इसको बोला जाता है। ठीक है, तीसरा है कैंची नगरी। क्या बोलते हैं? कैंची नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पर कैंची का आविष्कार बहुत होता है। ठीक है, और जो दूसरा है यहां पर याद रखना है, वो है क्रांति नगरी। क्रांति नगरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, जो 1857 की क्रांति है उसका शुरुआत कहां से हुआ था? मेरठ उत्तर प्रदेश से। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बनता है उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत भी बनता है, और जो सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाता है तो हिस्ट्री से भी ये प्रश्न बन जाता है। मेरठ उत्तर प्रदेश से हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रांति नगरी के रूप में भी हम जानते हैं। कानपुर चमड़ा नगरी। ठीक है, चमड़ा नगरी। चलिए याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मेरठ की बात की है हमने, क्रांति नगरी। यहां से प्रश्न बनता है कि मेरठ का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, तो प्राचीन नाम था मय राष्ट्र। क्या था? मय राष्ट्र। पूछा जाता है कि मय राष्ट्र उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम है? किसका नाम है? मेरठ का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, और सी कह रहा है कि उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, लक्ष्मण पुरस्कार उत्तर प्रदेश में, देखिए खेल के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है लक्ष्मण पुरस्कार। लेकिन किसको दिया जाता है? ये लड़कों के लिए है। ठीक है, लड़कों को दिए जाने वाला खेल के क्षेत्र में लक्ष्मण पुरस्कार सबसे उच्च पुरस्कार है। और लड़कियों को दिया जाने वाला कौन सा है? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। ठीक है, जो खेल के क्षेत्र में लड़कियों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो हमसे जो पूछा है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च तो दोनों है, अंतर इतना है कि लक्ष्मण पुरस्कार लड़कों को दिया जाता है और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार लड़कियों को खेल में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? चलिए ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा सही था। चलिए यहां पर समझते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो आपको याद रखना है यश भारती पुरस्कार। ठीक है, यश भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें जो राशि दी जाती है वो 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, कितने? 11 लाख की राशि इसमें दी जाती है और प्रति माह 50,000 वेतन भी दिया जाता है, यह भी याद रखिएगा। प्रश्न बनता है कि जो देखिए यश शास्त्री पुरस्कार, वो यश भारती जो पुरस्कार है वो किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो देखिए, शिक्षा में यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन करता है तो उस शिक्षा के लिए दिया जाएगा। यदि पत्रकारिता में करता है तो पत्रकारिता के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और साहित्य के लिए और संस्कृति के लिए भी दिया जाता है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी संस्थान का गठन कब किया गया था? चलिए ऑप्शन ए 12 मार्च 1971, 26 जून 1973, 30 दिसंबर 1976 और 8 सितंबर 1978 को। चलिए तो देखिए, उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान की कह रहा है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। चलिए तो ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, 30 दिसंबर 1940 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में कोयले के भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में कोयला सिर्फ एक ही जगह से मिलता है। ठीक है, और यहां से प्रश्न अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बताइएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि सोनभद्र जनपद के निचले गोंडवाना क्षेत्र में, और बी ऑप्शन कह रहा है कि मिर्जापुर जनपद के सिंगरौली क्षेत्र में। तो ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सोनभद्र जिला का जो गोंडवाना क्षेत्र है वहां पर और सिंगरौली में। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश में कहां पर कोयला का उत्पादन होता है? तो कहां पर होता है? सिंगरौली में होता है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर का किला बताइए कहां पर है? ऑप्शन ए आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद और जौनपुर। तो देखिए ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अकबर का किला कहां पर है?
प्रयागराज, इलाहाबाद में। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगरा समझते हैं कि आगरा में क्या क्या है। तो देखिए एक तो है आगरा में क्या, अकबर का मकबरा। पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिला में है या कहां पर है, तो सिकंदरा आगरा में है, सिकंदरा आगरा। ठीक है, पूछा जाता है, आगरा नहीं देगा, केवल सिकंदरा भर दे देगा, तो कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, कहां पर है, सिकंदरा आगरा में। इसके अलावा देखिए फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी कहां पर है, आगरा में है। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी के अंदर क्या क्या है, पंचमहल है, जोधाभाई महल है, और तीसरा जो आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, बुलंद दरवाजा। ठीक है, बुलंद दरवाजा। ठीक है, किसने निर्माण करवाया था, अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाई गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दिल्ली, तो दिल्ली में है बेटा हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, जौनपुर, अब देखिए जौनपुर में क्या है जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अटाला मस्जिद कहां पर है, अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद कहां पर है, जौनपुर में है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछा जाता है जौनपुर से, कि जौनपुर, देखिए पूछा जाता है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, किस शासक के द्वारा करवाई गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जौनपुर और फिरोजाबाद दोनों शहर की स्थापना किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए जौनपुर को बोला जाता है कालीन नगरी। ठीक है, कालीन नगरी किसको बोलते हैं, जौनपुर को। तो ऑप्शन हमारा यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का किला कहां पर है, इलाहाबाद में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में मानसून की पहली बारिश कब होती है, ऑप्शन है मई के अंतिम माह में, जून के प्रथम सप्ताह में, सप्ताह में, और जून के दूसरे सप्ताह में, और जून के अंतिम सप्ताह में। चलिए तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में मानसून की पहली बारिश कब होती है, तो ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा, जून के अंतिम सप्ताह में। अब प्रश्न बनता है कि जून के प्रथम सप्ताह में बारिश कहां पर होती है, तो देखिए जून का प्रथम सप्ताह में बारिश होती है केरल में। जो देखिए अब देखिए प्रश्न इसके अलावा भी क्या पूछ सकता है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है सबसे पहले वर्षा कहां पर करवाता है, किस राज्य में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो केरल के मालाबार तट पर सबसे पहले वर्षा होती है, कहां पर, केरल में, और जून के प्रथम सप्ताह में ही वर्षा होती है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए और क्या प्रश्न यहां से बन सकते हैं। पूछा जाता है, एक तो है आपकी पहली बारिश कब होती है उत्तर प्रदेश राज्य में, तो जून के प्रथम अंतिम सप्ताह में होती है। प्रथम सप्ताह में भी मैंने बताया कि जून के प्रथम सप्ताह में कहां पर होती है, तो केरल राज्य में होती है। ठीक है, तीसरा जो आपको याद रखना है, पूछा जाएगा कि लौटता हुआ मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, या फिर जिसको उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं, कहां पर बारिश करवाता है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। ठीक है, तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है यहां पर वर्षा कराता है लौटता हुआ मानसून, जिसको हम निवर्तित मानसून भी बोलते हैं। तीन तीन नाम है बेटा, सभी बताना जरूरी है आपको। लिख पाओ आप या नहीं लिख पाते हैं, इससे वो आपकी परेशानी है, मेरा काम है कि बताना। मैं आपको इतना कंप्लीट करवाऊं कि आप ऐसा ना हो कि कहीं मैंने एक नाम बताया आपको, मैं बोलता हूं कि उत्तर पूर्वी मानसून। प्रश्न में आया कि निवर्तित मानसून कहां पर वर्षा करवाता है, बताइए प्रश्न गलत करेंगे आप या नहीं करेंगे। चलिए तो देखिए उत्तर प्रदेश की बात की है तो प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में किस जिला में होती है, तो आप कहेंगे सर गोरखपुर में। ठीक है, कहां पर होती है, गोरखपुर में होती है। ठीक है, जो दूसरा यहां पर याद रखना है उत्तर प्रदेश से, वो है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों आज बस इतने ही प्रश्न, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा है। आपने यहाँ पर कुल कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं जो आपके प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, याद रखना है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ये बताएंगे कि आपने आज यहाँ पर कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, और कोशिश देखिए मैंने यही की है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ऐसा एक कंटेंट दूँ आपको। प्रत्येक वीडियो में मेरी यही कोशिश रहती है, लेकिन आपके द्वारा कोशिश नहीं की जा रही है कि आप वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो कोशिश करिएगा
कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर पाएँ, ठीक है। जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। आपके साथ साथ उनको भी यदि ज्ञान में वृद्धि होती है तो आप तो भला ही कर रहे हैं ना, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है, आपको फोर्स नहीं करूंगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। प्रतिदिन आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो सिर्फ यहीं पर मिल सकता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। धन्यवाद।